वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के 6 लेक्चर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग नॉर्मलिटी स्टार्ट किए थे। तो नॉर्मलिटी क्या था? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग नॉर्मलिटी की कहे थे। और एक फार्मूला लगाए थे, n = नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर ml में रखेंगे तो नीचे ml कर देंगे, ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। अब आज काम करना था कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ऐसे हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यहाँ हम सिंपली सिखाते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि मोल कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग मोल कैसे निकालते थे? तो मोल = हम लोग क्या लिखते थे? मोल = लिखते थे W/M, यही नहीं लिखते थे? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। तो W क्या था छोटे? W था मास इन ग्राम सॉल्यूट का, ओके। M क्या था? तो मोलर मास या मोलेकुलर वेट भी कह सकते हैं इसको, मोलेकुलर वेट, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक वेट, और या सिंपली आप बोलो इसको फार्मूला वेट, जो होगा उसका वेट लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपको समझाते हैं हम कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट = फिर से ऊपर W मतलब मास इन ग्राम, अपॉन नीचे हम लोग वहाँ मोलेकुलर वेट लेते थे, यहाँ इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। यानी ग्राम इक्विवेलेंट का हमारा फॉर्मूला सामने आ चुका है। क्या होता है? W/E। ऊपर होता था W/M और नीचे आ गया W/E। फिर से मैं यहाँ लिख दूँ, ये क्या है? तो मास इन ग्राम, ऊपर भी देखें हम लोग, ओके। और ये क्या है? तो एक नया टर्म यहाँ पे हम लाए, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का सिंपल सा वे है। इक्विवेलेंट वेट को आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? तो जो मोलर मास दिया हुआ रहेगा, या एटॉमिक वेट दिया रहेगा, या मोलेकुलर वेट दिया रहेगा, उसको n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो मेरा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। यानी एक और फॉर्मूला सामने रखते हैं, क्या? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, यानी हम लोग E को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो E = हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन यही M, यही वाला, ठीक है, अपॉन n फैक्टर। M क्या है? तो मोलेकुलर वेट इसको कह सकते हैं, या एटॉमिक वेट, ओके। अब n फैक्टर समझना है कि n फैक्टर क्या है। तो n फैक्टर किसी एसिड की बेसिसिटी हो सकती है, किसी बेस की एसिडिटी हो सकती है, या वैलेंस फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अभी जस्ट तुरंत एग्जांपल से समझ रहे हैं हम। पहले हम लिख लेते हैं कि ये n क्या है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वेयर n = क्या है? तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, या क्या हो सकता है ये? एसिडिटी ऑफ बेस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वैलेंस फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट,
ओके, आया समझ में। अब आपको हम n फैक्टर निकालने सिखाते हैं, क्योंकि जो ही आप n फैक्टर निकालने सीख लीजिएगा आप इक्विवेलेंट वेट निकालने सीख लीजिएगा, और इक्विवेलेंट वेट पता हो जाएगा तो इसको हम W/E करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करने सीखते हैं कि कैसे n फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, नोट करो। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यही कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि आप कैसे इन सबों में निकालिएगा। ओके, तो कैसे हम लोग n निकालते हैं, तो n निकालने का तरीका क्या है कि ये एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या में ब्रेक करेगा H प्लस और Cl माइनस में। ऐसे नहीं भी दिखाइए तो चलेगा। आप ये देखो कि इस HCl में कितने H प्लस रिप्लेसिएबल है, तो एक H प्लस है तो एक रिप्लेसिएबल है, तो यहाँ n = n का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी इस एसिड को कहेंगे कि ये 1 उसकी बेसिसिटी हुई। अब हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं इसका। तो हम क्या फॉर्मूला बताए हैं इसके लिए, m/n फैक्टर, यही ना। तो m/n फैक्टर, n हमको पता है, m निकालने जानते हैं, मोलर मास होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है 35.5 और इसका 1, यानी कितना हो गया 36.5 अपॉन n कितना में रहा है 1, और इसका मतलब होता है 36.5। मतलब जो मोलर मास होगा HCl के केस में वही इक्विवेलेंट मास भी होगा या इक्विवेलेंट वेट भी। अब नीचे एक और प्रॉब्लम लिखा हुआ है H2SO4। फिर से आप देख के ही पता कर सकते हो इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेसिएबल है, बोलिए 2 रिप्लेसिएबल है। कैसे टूट ब्रेक करता है ये, तो 2 H प्लस देगा अब प्लस SO4 2-। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेसिएबल है तो n का वैल्यू क्या आ गया 2, यानी इस एसिड की बेसिसिटी क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब फिर से वही बात, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे H2SO4, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। अब ऊपर क्या लेते हैं मोलर मास अपॉन नीचे n फैक्टर। मोलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, अब तक तो आपको याद हो गया होगा 98। अगर नहीं भी याद है तो एक बार फिर से रखें, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16 × 4 यानी 64, यानी कितना हो गया 98। तो यहाँ हम 98 पुट करेंगे ऊपर m के जगह पर। अब n फैक्टर मेरा कितना आया है 2, तो 2 लिख दिए हम, कितना आ जाएगा 49, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मेरा कितना आ जाएगा 49। अब सामने एक और क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपको समझ में आने लगा होगा। हम क्या HNO3 है, अब HNO3 में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, एक तोड़ के दिखाना चाहते हैं तो तोड़ के दिखाइए, यानी H प्लस NO3 माइनस, यानी एक H हाइड्रोजन रिप्लेसिएबल है इसलिए n = 1, यानी n फैक्टर का वैल्यू 1 आ गया। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 निकालेंगे, और ये 1 क्या हुआ इस एसिड की, यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिसिटी। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 क्या लिखेंगे, चलिए फिर से वही ऊपर m/n, m क्या है 63 और n फैक्टर क्या है 1, यानी 63/1 यानी 63। आ रहा समझ में। देखिए एक और एक और इसको समझते हैं हम, H3PO4 को आइडिया आ जाना चाहिए आपको। अब ये कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये दिखने से ही लग रहा है 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, यानी 3H प्लस PO4 3 माइनस, यानी यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया 3, यानी इसकी बेसिसिटी 3 हो गई। ओके, अब इसका हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे H3PO4 का। ऊपर क्या लिखते हैं मोलर मास ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 है तो 3, फॉस्फोरस का कितना 31
और एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 यानी 64, यानी इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका 98 फिर से, जो सल्फ्यूरिक एसिड का था। तो 98 आ गया अपॉन 3, यही हो गया H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट। ओके, एक और देख लेते हैं, जैसे H3PO3 है। अब यहाँ आपको लगेगा कि 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, लेकिन पी ब्लॉक में आप पढ़े होंगे या इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे कि H3PO3 में एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस से लिंक होता है, इसीलिए वो रिप्लेस नहीं करेगा, बाकी 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएंगे, क्योंकि वही हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं जो ऑक्सीजन से लिंक्ड होते हैं। यानी कि ये क्या में टूटेगा, तो ये 2H प्लस देगा, अब प्लस एक H इसी में रह जाएगा, यानी HPO3 2 माइनस, यानी यहाँ पर N का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2, इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 इज इक्वल टू, ऐड कीजिए यहाँ 3 प्लस इसका 31 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 819 और 3 82 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 41। इस तरह से किसी एसिड का हम क्या निकाल सकते हैं, बेसिसिटी, एन फैक्टर निकाल सकते हैं। एक दो और एग्जांपल देखते हैं कैसे इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करें। देखिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो NaOH है, यही बेस है एक। अब यहाँ 2 तरीका है देखने का, एक तो बेस है, ये क्या हो जाएगा सोडियम आयन प्लस OH आयन में टूट गया, यहाँ एन फैक्टर कितने हाइड्रोक्सिल आयन दिए 1, तो इस बेस की एसिडिटी 1 हो जाएगी, बेस की एसिडिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे NaOH का, कैसे निकलेगा, तो फिर से वही M अपॉन एन फैक्टर, M कितना है छोटे, तो ऐड करेंगे सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 यानी 40, यानी यहाँ 40 बैठा दिए और एन फैक्टर कितना है 1 है, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल टू 40। अब एक और सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं MgSO4 का। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लिए MgSO4, एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का, इसी टाइप का प्रॉब्लम है MgSO4 या MgOH2। ठीक है, तो ये क्या में ब्रेक करेगा, तो Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। इस तरह के केस में आप क्या कि देखा करो एन फैक्टर निकालने के लिए कि मैक्सिमम चार्ज किस पर ज़्यादा है, या सिंपली ये कहो कि केटायन का चार्ज देखो कि कितना है, वही आपके लिए एन फैक्टर हो जाएगा, यानी N इज इक्वल टू 2। अब इसका हम इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे MgSO4 का, तो क्या हो जाएगा छोटे, पहले ऐड कीजिए, इसका कितना होता है 24, सल्फर का 32 और इसका 64, 16 इंटू 4 यानी आ जाएगा कितना 120। तो 120 अपॉन 2 दैट इज 60। इस तरह से आप लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिएगा। कैसे, फिर से हम फॉर्मूला देते हैं, क्या होता है मोलारिटी का, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको क्या दे दिए, W अपॉन E, मतलब W मतलब मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी आपको सारे प्रॉब्लम में हमने बताया। अब आते हैं नॉर्मलिटी पे। अब हम लोग देखते हैं मॉडल ऑफ क्वेश्चन कि नॉर्मलिटी पर आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मॉडल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, आपको दिया हुआ रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, अगर आपको दिया हुआ है x ग्राम, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है E,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है VmL, तब आप नॉर्मलिटी कैसे निकालिएगा। ओके, तो पहले हम वहाँ टेंशन लेने से अच्छा है फॉर्मूला यहीं डिराइव कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऊपर था ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे था वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, यही ना। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट के लिए W/E, ठीक है। W क्या है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट x मान लिए हो या W ग्राम भी मान सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ साइड में लिख देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या बताए हैं, ऊपर क्या लेना है, मास लेना है, मास इन ग्राम अपॉन नीचे इक्विवेलेंट वेट। तो ऊपर मास कितना मेरा दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट W है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, E ही मान लिए हैं हम लोग यहाँ भी और वहाँ भी होता है, इंटू वॉल्यूम इन ml। अब ml में रहता है तो ऊपर 1000 से गुना करते हैं। दैट्स इट, मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास में इन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, जो कि अभी देखे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग इस पर करते हैं। क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ है, एक बार आप इसको बढ़िया से पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। क्या करा, 126 ग्राम ऑफ HNO3, 126 ग्राम ऑफ HNO3, यानी ये आपका क्या दे दिया, W दे दिया यहाँ। डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 500 ml क्या दे दिया, आपका वॉल्यूम दे दिया सॉल्यूशन का। तब आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मलिटी क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला नॉर्मलिटी का लगाइए। क्या नॉर्मलिटी का आपको फॉर्मूला बताए, n इज इक्वल टू, ऊपर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट W/E, ऐसे हम ये बता दिए हैं। नहीं भी याद रहे इसलिए मेन फॉर्मूला याद रखा कीजिए, इंटू 1000। अब फटाफट पुट कर दीजिए सब जगह। W क्या है मेरा, 126 है, इंटू 1000। अब इक्विवेलेंट वेट किसका, HNO3 का, तो इसको आप साइड में निकाल लिया करो कि इक्विवेलेंट, अब वहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 कैसे निकालते थे, M/E। M कितना होगा इसका, 1 + 14, 16 इंटू 3 यानी 48, यानी 63, यानी इसका 63 हो गया। अब ना एसिड है तो इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, 1, यानी 63/1 यानी 63, यानी डायरेक्ट ला के यहाँ पुट कीजिए। ये काम आप E वाला इधर साइड में कर लिया करो, ओके। इंटू वॉल्यूम इन ml कितना है, 500। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये हमको लगता है कि 2 बार में, और यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसल, यहाँ 2 बार में, यानी 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब क्या होता है कि आप क्वेश्चन जैसे ही देते हैं पॉज करके सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम लिख दिए हैं हम, पढ़िए क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 इन 400 ml, यानी यहाँ पे आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑफ 5N, N मतलब नॉर्मलिटी। एक बात याद रखिएगा कि कहीं यूनिट में N लिखा हुआ हो कैपिटल, तो समझिए कि नॉर्मलिटी दिया हुआ है। अगर कैपिटल M दिया हुआ है तो मोलारिटी दिया हुआ है, ठीक है। और एक तो यूनिट तो हो ही जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, वो हम लिखे नहीं हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 5N क्या दिया हुआ है, नॉर्मलिटी। अब आप सिंपली पहले आप लोग क्या करते हो, NCERT बुक के जैसा जब पहले गिवन लिखने लगते हो एक कर से, ठीक है। पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि फार्मूला में वे क्या क्या हैं, W है, V है। पहले फार्मूला लिख लो तब आइडिया लग जाएगा हमारे अनुसार। तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्या होता है, W/E वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। अब देखिए क्या क्या आपको गिवन है। N दिया हुआ है, कितना है, 5 है। W तो आपको कैलकुलेट ही करना है। यहाँ देखिए मास, यानी W इज इक्वल टू व्हाट, तो W यहाँ छोड़ दिए, इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किसका निकालना, फिर बोले कि साइड में जाके निकाल लीजिए। EH2SO4, यानी इसका कितना होगा,
सल्फ्यूरिक एसिड का 98 अब तक याद हो गया होगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है इसीलिए n फैक्टर 2 यानी 49, यानी आप डायरेक्ट यहाँ 49 पुट करो इनटू वॉल्यूम इन ml 400, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग W का वैल्यू निकालना शुरू कीजिए, ओके ना। चलिए निकालते हैं, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 5 बार में, यहाँ 2 बार में। अब W का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 है इधर पहले से, इधर से क्या गुना होगा 49 इंटू 2 अपॉन क्या आ जाएगा 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी 98 ग्राम मास निकाल रहे हैं। W मास इन ग्राम होता है, ठीक है। तो सेकंड मॉडल देखते हैं। अब उस पर हम फर्स्ट टाइप पर 2 क्वेश्चन देख लिया, अब क्वेश्चन पूछने का और क्या तरीका हो सकता है। अब मास वगैरह कुछ नहीं देगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, ये तो दिया हुआ है रहता ही है फॉर्मूला, तो सिर्फ ये दिया होगा कि कंसर्न कहा कि 10% W बाई V सोल्यूशन है HNO3 का, मोलारिटी क्या होगा। अब यहाँ पे आप फंसने लगते हो, तो यहाँ आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपको कंसंट्रेशन W बाई V दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग डेटा क्या निकालते हैं, यहाँ से ऊपर W है यानी मास, यानी आपको क्या दिया हुआ है W ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है, W ग्राम सॉल्यूट, और परसेंट है तो नीचे वॉल्यूम है यानी 100 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका। अब आसानी से आप नॉर्मलिटी फिर से यहाँ निकाल सकते हैं, कैसे कीजिएगा, पहले फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं W अपॉन E, तो W कितना है W ग्राम है, यानी W इक्विवेलेंट वेट कितना है E। अब वॉल्यूम इन ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml। अब यहाँ पे हमने 100 पुट कर दिया, ऊपर 1000 से गुना करते हैं चूँकि ml में है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया N इज इक्वल टू क्या आ गया 10W अपॉन E। अब 10 ये इंटू W क्या है जी, तो परसेंट W बाई V अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब आपको मोलारिटी का फॉर्मूला याद है, याद रखे हैं, क्या था मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी में M इज इक्वल टू 10W अपॉन M था, यहाँ क्या आ गया N इज इक्वल टू 10W अपॉन E, यानी आपका सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया। अब इसी प्रकार से वो थर्ड टाइप जो था, थर्ड टाइप आप यहाँ से ही डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, जो थर्ड टाइप अगर आप लाना चाहें यहाँ से, तो हम अगले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। तो देखिए 15% W बाई V है। अब आसानी से कंसंट्रेशन परसेंट W बाई V में है, चाहे मोलारिटी हो चाहे नॉर्मलिटी हो, फॉर्मूला क्या लगाते हैं 10 इज इक्वल टू 10W बाई M। अब अगर मोलारिटी हो तो M लिखेंगे, नॉर्मलिटी है तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब सिंपली आप फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, 10 W क्या है परसेंट W बाई V, यानी यहाँ 15 कर देंगे अपॉन E इक्विवेलेंट वेट, आपको बोले हैं साइड में निकाल लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, हाँ तो क्या होता है H2SO4 का 98 और 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है 98 अपॉन 2 यानी 49, यानी यहाँ 49 पुट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 10 यानी 150 अपॉन 49। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3.06, इतना क्या आ जाएगा आपका। नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं तो कैपिटल N लिख दीजिए, या कैपिटल N ना लिख के ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख सकते हैं आप। ओके, थर्ड टाइप देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक और मॉडल, तीसरा मॉडल दिखा रहे हैं हम आप लोगों को। क्या है तीसरा मॉडल, ओके। तो तीसरा मॉडल में फिर से दिया हुआ है कंसंट्रेशन W बाई V है। अब क्या है इक्विवेलेंट वेट क्या है E है, ठीक है। डेंसिटी क्या है D ग्राम पर ml है, और नॉर्मलिटी निकालना है वाट, ठीक है। अब कंसंट्रेशन W बाई V दिया हुआ है,
यही ना। तो आपको मोलारिटी के केस में भी हम लोग आपको समझाए थे कि W% W/V का मतलब क्या हो जाएगा कि W ग्राम सॉल्यूट है, यही ना। और क्या है, फिर से हम W/V ही ले लिए। W/V तो देख चुके हैं ना, यानी W/W लिए हैं अब की। ओके, वो तो W/V देख चुके हैं, यानी W/W यानी मास सॉल्यूशन का अब की मास दिया हुआ है, वहाँ वॉल्यूम दिया हुआ था, यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला में नीचे हमको वॉल्यूम बैठाना रहता है, अब यहाँ दिया हुआ है आपका मास, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए डेंसिटी दिया हुआ है। तो अगर हमको डेंसिटी पता हो सॉल्यूशन का, मास पता हो, तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, D = m/v। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, हमको क्या क्या पता है, D पता है, m पता है, तो v = क्या हो जाएगा, m/d। m कितना है, यहाँ से 100 ग्राम, और d कितना है, d ही माने हैं। अब v के जगह पर डायरेक्ट इसको पुट करेंगे, यानी फॉर्मूला लगाएंगे n = क्या, W है ना, अपॉन E, और वॉल्यूम के जगह पर क्या ले लेंगे, 100/d इंटू 1000। अब क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0, और ये d ऊपर चला जाएगा, यानी n = 10dW/E, वेयर d क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, W क्या है, तो परसेंट W/W अपॉन E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोलारिटी के केस में परसेंट W/W रहता तो आप क्या करते थे, 10dW/mm। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। और थर्ड टाइप पर एक और क्वेश्चन हम रखे हुए हैं। 11% W/W है, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा। ठीक है, 11% W/W mgSO फॉर सॉल्यूशन है विच स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आपको हम बोले हैं कि डेंसिटी ना दे के स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे सकता है, यूनिट लेस, यहाँ इसका यूनिट नहीं लेना है। ओके, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m = 10dW/E। अब आ जाइए, 10 डेंसिटी कितना है, डेंसिटी नहीं है तो इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी माने हैं, तो 1.2 इंटू W क्या है छोटे, W देखो, तो W% W/W को W माने हैं हम यहाँ पे 11 अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, mgSO4 का। अब mgSO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, यही ना। तो mgSO4 का पहले मोलर मास जोड़िए, कितना 24, 32 और 64, यानी कितना 120। ओके, और इक्विवेलेंट इस पर कितना मैक्सिमम चार्ज है, +2, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 60। अब यहाँ पर हम लोग क्या बैठा देंगे, 60 बैठा दिए, यही 60 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ 0.4 और 2, इसको और काट देंगे तो क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, यानी 2.2 n लिख दीजिए इसको, या फिर क्या बोले हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस तरह से नॉर्मलिटी आपका इंड हुआ। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।